नमस्कार साथियों, मैं सरिता। स्वागत है आपका मेरे कहानियों के चैनल कुछ भूल गए कुछ याद है में। यहाँ मैं प्रत्येक अंक में आपके लिए एक नई कहानी लेकर आती हूँ। जीवन में कभी चीज़ों की कोई वास्तविक शुरुआत नहीं होती, हालांकि उनके बारे में हमारी कहानियों की हमेशा शुरुआत होती है। आज आप सुनेंगे मुंशी प्रेमचंद जी की एक व्यंग्यात्मक कहानी, कोई दुख ना हो तो बकरी खरीद लो। आइए सुनते हैं। उन दिनों दूध की तकलीफ थी। कई डेयरी फर्मों की आजमाइश की, अहीरों का इम्तिहान लिया। 2-4 दिन तो दूध अच्छा मिलता, फिर मिलावट शुरू हो जाती। कभी शिकायत होती, दूध फट गया। कभी उसमें से नागवार बू आने लगी। आखिर एक दिन दोस्त से कहा, भाई आओ साझे में एक गाय ले लें, तुम्हें भी दूध का आराम होगा, मुझे भी। लागत आधी आधी, खर्च आधा आधा, दूध भी आधा आधा। दोस्त साहब राजी हो गए। मेरे घर में जगह न थी और गोबर वगैरह से मुझे नफरत है। उनके मकान में काफ़ी जगह थी, इसीलिए प्रस्ताव हुआ कि गाय उन्हीं के घर रहे। दूध आने लगा। रोज रोज की झंझट से मुक्ति मिली। 1 हफ्ते तक किसी तरह की शिकायत न पैदा हुई, मगर धीरे धीरे यहाँ पुरानी शिकायतें पैदा होने लगीं। यहाँ तक नौबत पहुँची कि दूध सिर्फ नाम का दूध रह गया। कितना ही उबालो, ना कहीं मलाई का पता, ना मिठास। पहले तो शिकायत कर लिया करता था, शिकायत से सुधार न होता तो दूध बंद कर देता था। अब तो शिकायत का भी मौका न था। बच्चा दूध को मुंह न लगाता, पीना तो दूर रहा। बीवी नौकर से फरमाती, दूध ले जाकर उन्हीं के सिर पटका। अच्छे दोस्त हैं तुम्हारे, उसे शर्म भी नहीं आती। चड्ढा साहब मेरे पुराने मेहरबान हैं, खासी बेतकल्लुफी है उनसे। यह हरकत उनकी जानकारी में होती हो, यह बात किसी तरह गले के नीचे नहीं उतरती। या तो उनकी बीवी की शरारत है या नौकर की, लेकिन जिक्र कैसे करूं? और फिर उनकी बीवी से भी तो राह रस्म है। कई बार मेरे घर आ चुकी हैं। मेरी बीवी जी भी उनके यहाँ कई बार मेहमान बनकर जा चुकी हैं। और फिर चाहे किसी की शरारत हो, मेरे लिए यह गैर मुमकिन था कि उनसे दूध की खराबी की शिकायत करता। खैरियत यह हुई कि तीसरे महीने चड्ढा का तबादला हो गया। मैं अकेले गाय ना रख सकता था, साझा टूट गया। गाय आधे दामों बेच दी गई। मैंने उस दिन राहत की सांस ली। आखिर यह सलाह हुई कि एक बकरी रख ली जाए। वह बीच आंगन के एक कोने में पड़ी रह सकती है। उसे दूहने के लिए ना ग्वाले की ज़रूरत, ना उसका गोबर उठाने, नान धोने, चारा भूसा डालने के लिए किसी अहिरिन की ज़रूरत। बकरी तो मेरा नौकर भी आसानी से दूह लेगा। थोड़ी सी चोकर डाल दी, चलिए किस्सा तमाम हुआ। फिर बकरी का दूध फ़ायदेमंद भी ज़्यादा है, बच्चों के लिए ख़ास तौर पर। जल्दी हजम होता है, ना गर्मी करे ना सर्दी, स्वास्थ्यवर्धक है। संयोग से मेरे यहाँ जो पंडित जी मेरे मसौदे नकल करने आया करते थे, इन मामलों में काफ़ी तजुर्बेकार थे। उनसे जिक्र आया तो उन्होंने एक बकरी की ऐसी स्तुति गाई, उसका ऐसा कसीदा पढ़ा कि मैं बिन देखे ही उसका प्रेमी हो गया। पछाई नस्ल की बकरी है, ऊंचे कद की, बेहद कमखोर लेकिन बेहद दुधार। एक वक्त में 2-2.5 सेर दूध ले लीजिए, 25 रुपये में आ जाएगी। तीसरे दिन बकरी आ पहुंची। मैं देखकर उछल पड़ा। जो जो गुण बताए गए थे उनसे कुछ ज़्यादा ही निकले। एक छोटी सी मिट्टी की नांद मंगवाई गई,
चोकर का भी इंतजाम हो गया। शाम को मेरे नौकर ने दूध निकाला तो सचमुच 2.5 सेर। यह मसला इतने दिनों के बाद जाकर कहीं हल हुआ। पहले ही ये बात सोचती तो क्यों इतनी परेशानी होती। पंडित जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया। मुझे सवेरे तड़के और शाम को उसके सींग पकड़ने पड़ते थे, तब आदमी दुह पाता था। लेकिन यह तकलीफ इस दूध के मुकाबले में कुछ न थी। बकरी क्या है, कामधेनु है। बीवी ने सोचा इसे कहीं नज़र न लग जाए, इसीलिए उसके थन के लिए एक गिलाफ तैयार हुआ। इसकी गर्दन में नीले चीने के दानों की एक माला पहनाई गई। घर में जो कुछ जूठा बचता, देवी जी खुद जाकर उसे खिला आती थीं। लेकिन एक ही हफ्ते में दूध की मात्रा कम होने लगी। पंडित जी से हाल कहा तो उन्होंने कहा, साहब देहात की बकरी है, जमींदार की। बेदरेग अनाज खाती थी और सारे दिन बाग में घूमा चरा करती थी। यहाँ बंधे बंधे दूध कम हो जाए तो ताज्जुब नहीं, इसे जरा टहला दिया कीजिए। लेकिन शहर में बकरी को टहलाए कौन और कहाँ, इसलिए यह तय हुआ कि बाहर कहीं मकान लिया जाए। वहाँ बस्ती से जरा निकलकर खेत और बाग हैं। कहार घंटे 2 घंटे टहला लाया करेगा। झटपट मकान बदला। गोया कि मुझे दफ्तर आने जाने में 3 मील का फासला तय करना पड़ता था। लेकिन अच्छा दूध मिले तो मैं इसका दुगना फासला तय करने को भी तैयार था। यह मकान खूब खुला था। मकान के सामने सहन था, जरा और बढ़कर आम और महुए का बाग। बाग से निकलिए तो काछियों के खेत थे। एक काछी से तय कर लिया कि रोजाना बकरी के लिए कुछ हरियाली लाया करे। मगर इतनी कोशिश करने पर भी दूध की मात्रा में कुछ खास बढ़त नहीं हुई। मुश्किल से सेर भर दूध निकलता था। लेकिन यह तस्कीन थी कि दूध खालिस है। मैं यह कभी नहीं मान सकता कि खिदमतगारी के मुकाबले में बकरी चराना ज़्यादा जलील काम है। हमारे देवताओं और नबियों का बहुत सम्मानित वर्ग गल्ले चराया करते थे। लेकिन आदमी रूढ़ियों का दास है। जो कुछ बुजुर्गों ने नहीं किया उसे वह कैसे करे। नए रास्ते पर चलने के लिए जिस संकल्प और दृढ़ आस्था की जरूरत है वह हर एक में तो होती नहीं। मेरे खिदमतगार को बकरी लेकर बाग में जाना बुरा मालूम होता था। घर से तो ले जाए, लेकिन बाग में उसे छोड़कर खुद किसी पेड़ के नीचे सो जाता। बकरी पत्तियां चर लेती थी। मगर एक दिन उसके जी में आया कि जरा बाग से निकलकर खेतों की सैर करे। एक रोज किसी खेत में घुस गई और गोभी की कई क्यारियां साफ कर गई। काछी ने देखा तो उसके कान पकड़ लिए और मेरे पास लाकर बोला, बाबूजी, इस तरह आपकी बकरी हमारे खेत चरेगी तो हम तो तबाह हो जाएंगे। आपको बकरी रखने का शौक है तो इसे बांध कर रखिए। आज तो हमने आपका लिहाज किया, लेकिन फिर हमारे खेत में गई तो हम या तो उसकी टांगें तोड़ देंगे या कानीहोज भेज देंगे। अभी वह अपना भाषण खत्म न कर पाया था कि उसकी बीवी आ पहुंची और उसने इसी विचार को और भी जोरदार शब्दों में अदा किया। हाँ हाँ करती ही रही, मगर रांड खेत में घुस गई और सारा खेत चौपट कर दिया। यहाँ कोई तुम्हारा दबेल नहीं, हाकिम होंगे अपने घर के। बकरी रखना है तो बांध कर रखो, नहीं तो गला ऐंठ दूंगी। मैं भीगी बिल्ली बना हुआ खड़ा था। जितनी फटकार आज सहनी पड़ी उतनी जिंदगी में कभी ना सही। कोई जवाब नहीं सूझता था। बस यही जी चाहता था कि बकरी का गला घोंट दूं और खिदमतगार को 150 हंटर जमाऊं। मेरी खामोशी से वह औरत और भी शेर होती जाती थी। आज मुझे मालूम हुआ कि किन्हीं किन्हीं मौक़ों पर
खामोशी नुकसानदेह साबित होती है। खैर, मेरी बीवी ने घर में यह गुलगप्पड़ा सुना तो दरवाजे पर आ गई और हेकड़ी से बोली, तू कानी होश पहुंचा दे, और क्या करेगी? नाहक टर्र टर्र कर रही है घंटे भर से। जानवर ही है, एक दिन खुल गई तो क्या उसकी जान लेगी? खबरदार जो एक बात भी मुंह से निकाली। क्यों नहीं खेत के चारों तरफ झाड़ लगा देती, कांटों से रूंध दे, अभी पुलिस में इत्तला कर दें तो बंधे बंधे फिरो। बात कहने की शासनपूर्ण शैली ने उन दोनों को ठंडा कर दिया। लेकिन उनके चले जाने के बाद मैंने देवी जी की खूब खबर ली। देवी जी ने गर्वपूर्वक उत्तर दिया, मेरा एहसान तो ना मानोगे कि शैतानों को कितनी आसानी से भगा दिया। लगे उल्टे डांटने। गंवारों को राह बतलाने का सख्ती के सिवा दूसरा कोई तरीका नहीं। खिदमतगार से जवाब तलब किया तो उसने साफ कह दिया, साहब, बकरी चराना मेरा काम नहीं है। मैंने कहा, तुमसे बकरी चराने को कौन कहता है? जरा उसे देखते रहो कि किसी के खेत में न जाए, इतना भी तुमसे नहीं हो सकता। मैं बकरी नहीं चरा सकता साहब, कोई दूसरा आदमी रख लीजिए। आखिर मैंने खुद शाम को उसे बाग में चरा लाने का फैसला किया। नौकर को जवाब भी देना नहीं चाहता था, जिसने कई साल तक वफादारी से मेरी सेवा की थी। दूसरे दिन मैं दफ्तर से जरा जल्दी चला आया और चटपट बकरी को लेकर बाग में जा पहुंचा। जाड़ों के दिन थे, ठंडी हवा चल रही थी। पेड़ों के नीचे सूखी पत्तियां गिरी हुई थीं। बकरी एक पल में वहां जा पहुंची। उसके पीछे पीछे दौड़ता फिरता था। दफ्तर से लौटकर जरा आराम किया करता था, आज यह कवायद करना पड़ी। थक गया मगर मेहनत सफल हो गई। आज बकरी ने कुछ ज़्यादा दूध दिया। यह ख्याल आया, अगर सूखी पत्तियां खाने से दूध की मात्रा बढ़ गई तो यकीनन हरी पत्तियां खिलाई जाएं तो इससे कहीं बेहतर नतीजा निकले। लेकिन हरी पत्तियां आए कहाँ से? पेड़ों से तोड़ूं तो बाग का मालिक जरूर ऐतराज करेगा। कीमत देकर हरी पत्तियां मिल ना सकती थीं। सोचा, क्यों ना एक बार बांस के लग्गे से पत्तियां तोड़ें। मालिक ने शोर मचाया तो उससे आरजू मिन्नत कर लेंगे। चुनांचे एक पड़ोसी से एक पतला लंबा बांस मांग लाया, उसमें एक अंकुश बांधा और शाम को बकरी को साथ लेकर पत्तियां तोड़ने लगा। अचानक वही काछी एक तरफ से आ निकला और मुझे पत्तियां तोड़ते देखकर बोला, यह क्या करते हो बाबूजी? आपके हाथ में यह लग्गा अच्छा नहीं लगता। बकरी पालना हम गरीबों का काम है कि आप जैसे शरीफों का? मैं कट गया, कुछ जवाब न सूझा। इसमें क्या बुराई है? अपने हाथ से अपना काम करने में क्या शर्म वगैरह जवाब कुछ हल्के, बेहकीकत, बनावटी मालूम हुए। सफ़ेद पोशी के आत्मगौरव ने जबान बंद कर दी। काची ने पास आकर मेरे हाथ से लग्गा ले लिया और देखते देखते हरी पत्तियों का ढेर लगा दिया और पूछा, पत्तियां कहाँ रखाऊं? मैंने झेपते हुए कहा, तुम रहने दो, मैं उठा ले जाऊंगा। उसने थोड़ी सी पत्तियां बगल में उठा ली और बोला, आप क्या पत्तियां रखने जाएंगे? चलिए मैं रखाऊं। मैंने बरामदे में पत्तियां रखवा ली। उसी पेड़ के नीचे उसकी चौगुनी पत्तियां पड़ी हुई थीं। काछी ने उनका एक गट्ठा बनाया और सर पर लादकर चला गया। अब मुझे मालूम हुआ कि यह देहाती कितने चालाक होते हैं। कोई बात मतलब से खाली नहीं। मगर दूसरे दिन बकरी को बाग में ले जाना मेरे लिए कठिन हो गया। काछी फिर देखेगा, उसकी नज़रों में गिर जाना मुंह से कालिक लगाने से कम शर्मनाक न था। लेकिन बकरी इतनी आसानी से अपनी आज़ाद चहलकदमी से हाथ न खींचना चाहती थी। शाम होते ही उसने इतनी ज़ोर शोर से प्रतिवाद का स्वर उठाया कि घर में बैठना मुश्किल हो गया। मैं का निरंतर स्वर आ कर
कान के पर्दों को छत विक्षत करने लगा। कहाँ भाग जाऊं? बीवी ने उसे गालियां देना शुरू की। मैंने गुस्से में आकर कई डंडे रसीद किए, मगर उसे सत्याग्रह स्थगित ना करना था, ना किया। बड़े संकट में जान थी। आखिर मजबूर हो गया। 8 बजे रात, जाड़ों के दिन, घर से बाहर मुंह निकालना मुश्किल, और मैं बकरी को बाग में टहला रहा था। एक बार मेरे सामने से एक सांप निकल गया था। अगर उसके ऊपर पैर पड़ जाता तो जरूर काट लेता। तब से मैं अंधेरे में कभी ना निकलता था, मगर आज इस बकरी के कारण मुझे इस खतरे का भी सामना करना पड़ा। गिरस्ती भी जंजाल है। बच्चा ना होता तो क्यों इस मूजी जानवर की इतनी खुशामद करनी पड़ती। यह सजा भुगतकर 9 बजे रात को लौटा। दूसरे दिन सुबह से ही मुझे यह फिक्र सवार हुई कि किसी तरह रात की बेगार से छुट्टी मिले। आज दफ्तर में छुट्टी थी। मैंने एक लंबी रस्सी मंगवाई और शाम को बकरी के गले में रस्सी डाल एक पेड़ की जड़ से बांधकर सो गया। अब चरे जितना चाहे। अब चिराग जलते जलते खोल लाऊंगा। छुट्टी थी ही। शाम को सिनेमा देखने की ठहरी। एक अच्छा सा खेल आया हुआ था। नौकर को भी साथ लिया, वरना बच्चे को कौन संभालता। जब 9 बजे रात को घर लौटे और लालटेन लेकर बकरी लेने गया तो क्या देखता हूँ कि उसने रस्सी को 2-3 पेड़ों से लपेटकर ऐसा उलझा डाला है कि सुलझाना मुश्किल है। इतनी रस्सी भी ना बची थी कि वह एक कदम भी चल सकती। जी में आया कि कमबख्त को यहीं छोड़ दूं, मरती है तो मर जाए, लेकिन दिल ना माना। पहले उसकी गर्दन से रस्सी खोली, फिर उसकी पेंच दर पेंच ऐंठन छुड़ाई। 1 घंटा लग गया। मारे सर्दी के हाथ ठिठुरे जाते थे और जी जल रहा था, वह अलग। यह तरकीब और भी तकलीफदेह साबित हुई। दूध का ख्याल ना होता तो किसी को मुफ्त में दे देता। शाम होते ही चुड़ैल अपनी चीख पुकार शुरू कर देगी और घर में रहना मुश्किल हो जाएगा। मुझ पर उसकी कर्णकटु पुकारों का ऐसा आतंक सवार था कि दूसरे दिन दफ्तर से आते ही मैं घर से निकल भागा। लेकिन 1 मील निकल जाने पर भी ऐसा लग रहा था कि उसकी आवाज़ मेरा पीछा किए चली आती है। अपने इस चिड़चिड़ेपन पर शर्म भी आ रही थी। जिसे एक बकरी रखने की भी सामर्थ्य ना हो, वह इतना नाजुक दिमाग क्यों बने। और फिर तुम सारी रात तो घर से बाहर रहोगे नहीं। 8 बजे पहुंचोगे तो क्या वह गीत तुम्हारा स्वागत ना करेगा। सहसा एक नीची शाखों वाला पेड़ देखकर मुझे बरबस उस पर चढ़ने की इच्छा हुई। सपाट तनों पर चढ़ना मुश्किल होता है। यहाँ तो 6-7 फुट की ऊंचाई पर शाखें फूट गई थीं। हरी हरी पत्तियों से पेड़ लदा खड़ा था, और पेड़ भी था गूलर का, जिसकी पत्तियों से बकरियों को खास प्रेम है। मैं इधर 30 साल से किसी रूख पर नहीं चढ़ा। वह आदत जाती रही, इसलिए आसान चढ़ाई के बावजूद मेरे पैर कांप रहे थे। पर मैंने हिम्मत न हारी और पत्तियां तोड़ तोड़ नीचे गिराने लगा। यहाँ अकेले में मुझे कौन देखता है कि पत्तियां तोड़ रहा हूँ। अभी अंधेरा हुआ जाता है। पत्तियों का एक गट्ठा बगल में दबाऊंगा और घर जा पहुंचूंगा। अगर इतने पर भी बकरी ने कुछ ची चपड़ की तो उसकी शामत ही आ जाएगी। मैं अभी ऊपर ही था कि बकरियों और भेड़ों का एक गोल ना जाने किधर से आ निकला और पत्तियों पर पिल पड़ा। मैं ऊपर से चीख रहा हूँ, मगर कौन सुनता है। झल्लाकर नीचे उतरने लगा। एक एक पल में पत्तियां गायब होती जाती थीं। उतरकर एक एक की टांग तोड़ूंगा। यकायक पांव फिसला और मैं 10 फीट की ऊंचाई से नीचे आ रहा। कमर में ऐसी चोट आई कि 5 मिनट तक आंखों तले अंधेरा छा गया। खैरियत हुई कि और ऊपर से नहीं गिरा, नहीं तो यहीं शहीद हो जाता।
मेरे गिरने के धमाके से बकरियां भागीं और थोड़ी सी पत्तियां बच रहीं। जब जरा होश ठिकाने हुए तो मैंने उन पत्तियों को जमा करके एक गट्ठा बनाया और मजदूरों की तरह उसे कंधे पर रखकर शर्म की तरह छिपाए घर चला। रास्ते में कोई दुर्घटना न हुई। जब मकान कोई 4 फर्लांग रह गया और मैंने कदम तेज किए कि कहीं कोई देख न ले, तो वह काछी सामने से आता दिखाई दिया। कुछ ना पूछो उस वक्त मेरी क्या हालत हुई। रास्ते के दोनों तरफ खेतों की ऊंची मेड़ें थीं, कहीं मुड़ने का रास्ता नहीं। मैं सिर झुकाकर इस तरह निकल जाना चाहता था कि कोई मजदूर है। बार बार ईश्वर को याद कर रहा था कि हे भगवान, इस मरदूत के जबान बंद कर दे, एक क्षण के लिए इसकी आंखों की रोशनी गायब कर दे। जब मैं उसके बराबर 1 गज के फासले से निकला, एक एक कदम तलवार की धार पर पड़ रहा था। शैतानी आवाज कानों में आई, कौन है रे? कहाँ से पत्तियां तोड़े लाता है? मुझे मालूम हुआ नीचे से जमीन निकल गई है और मैं उसके गहरे पेट में जा पहुंचा हूँ। रोएं बरछियां बने हुए थे, दिमाग में उबाल सा आ रहा था, शरीर को लकवा सा मार गया, जवाब देने का होश न रहा। तेजी से 2-3 कदम आगे बढ़ गया कि एक जालिम का हाथ गट्ठे पर आ पड़ा और गट्ठा नीचे गिर पड़ा। फिर मुझे याद नहीं क्या हुआ। जब मुझे होश आया तो मैं अपने दरवाजे पर पसीने से तर खड़ा था, गोया मिर्गी के दौरे के बाद उठा हूँ। और बकरी की वह घृणित आवाज़, वह कर्कश आवाज़, वह हिम्मत तोड़ने वाली आवाज़, वह दुनिया की सारी मुसीबतों का खुलासा, वह दुनिया की सारी लानतों की रूह कानों में चुभी जा रही थी। बीवी ने पूछा, आज कहाँ चले गए थे? इस चुड़ैल को जरा बाग भी ना ले गए, जीना मुहाल किए देती है। घर से निकलकर कहाँ चली जाऊं? मैंने इत्मीनान दिलाया, आज चिल्ला लेने दो, कल सबसे पहला यह काम करूंगा कि इसे घर से निकाल बाहर करूंगा, चाहे कसाई को देना पड़े। और लोग ना जाने कैसे बकरियां पालते हैं। बकरी पालने के लिए कुत्ते का दिमाग चाहिए। सुबह को बिस्तर से उठकर इसी फिक्र में बैठा था कि इस काली बला से क्यों कर मुक्ति मिले, कि सहसा एक गडरिया बकरियों का एक गल्ला चराता हुआ आ निकला। मैंने उसे पुकारा और उससे अपनी बकरी को चराने की बात कही। गडरिया राजी हो गया, यही उसका काम था। मैंने पूछा, क्या लोगे? 8 आने बकरी मिलते हैं हुजूर। मैं 1 रुपया दूंगा, लेकिन बकरी कभी मेरे सामने ना आवे। गडरिया हैरत में रह गया। मरकही है क्या बाबूजी? नहीं नहीं, बहुत सीधी है, बकरी क्या मारेगी, लेकिन मैं उसकी सूरत नहीं देखना चाहता। अभी तो दूध देती है। हाँ, 1.5 सवा सेर दूध देती है। दूध आपके घर पहुंच जाया करेगा। तुम्हारी मेहरबानी। जिस वक्त बकरी घर से निकली है, मुझे ऐसा मालूम हुआ कि मेरे घर का पाप निकला जा रहा है। बकरी भी खुश थी, गोया कैद से छूटी है। गडरिये ने उसी वक्त दूध निकाला और घर में रखकर बकरी को लिए चला गया। 1 हफ्ते तक दूध थोड़ा बहुत आता रहा, फिर उसकी मात्रा कम होने लगी, यहाँ तक कि 1 महीना ख़त्म होते होते दूध बिल्कुल बंद हो गया। मालूम हुआ बकरी गाभिन हो गई है। मैंने जरा भी एतराज़ न किया। काची के पास गाय थी, उससे दूध लेने लगा। मेरा नौकर खुद जाकर दूध लाता था। कई महीने गुजर गए। गडरिया महीने में 1 बार आकर अपना रुपया ले जाता। मैंने कभी उससे बकरी का जिक्र ना किया। उसके ख्याल से ही मेरी आत्मा कांप जाती थी। गडरियों को अगर चेहरे का भाव पढ़ने की कला आती होती तो वह बड़ी आसानी से अपनी सेवा का पुरस्कार दुगना कर सकता था।
एक दिन मैं दरवाजे पर बैठा हुआ था कि गडरिया अपनी बकरियों का गल्ला लिए आ निकला। मैं उसका रुपया लाने अंदर गया कि क्या देखता हूँ, मेरी बकरी 2 बच्चों के साथ मकान में आ पहुँची। वह पहले सीधी उस जगह गई जहाँ बंधा करती थी, फिर वह आंगन में आई और शायद परिचय दिलाने के लिए मेरी बीवी की तरफ ताकने लगी। उन्होंने दौड़कर एक बच्चे को गोद में ले लिया और कोठरी में जाकर महीनों का जमा चोकर निकाल लाई और ऐसी मोहब्बत से बकरी को खिलाने लगी कि जैसे बहुत दिनों की बिछड़ी हुई सहेली आ गई हो। कभी बच्चे को चुमकारती थी, कभी बकरी को सहलाती थी और बकरी डाकगाड़ी की रफ्तार से चोकर उड़ा रही थी। तब मुझसे बोली, कितने खूबसूरत बच्चे हैं। हाँ, बहुत खूबसूरत। जी चाहता है एक पाल लूं। अभी तबीयत नहीं भरी। तुम बड़े निर्मोही हो। चोकर खत्म हो गया, बकरी इत्मीनान से विदा हो गई। दोनों बच्चे भी उसके पीछे फुदकते चले गए। देवी जी आंख में आंसू भरे यह तमाशा देखती रहीं। गडरिया ने चिलम भरी और घर से आग मांगने आया। चलते वक्त बोला, कल से दूध पहुंचा दिया करूंगा मालिक। मैंने कहा, दूध लाओ या ना लाओ तुम्हारी खुशी, लेकिन बकरी को इधर ना लाना। उस दिन से ना वह गडरिया नजर आया, ना वह बकरी, और ना मैंने पता लगाने की कोशिश की। लेकिन देवी जी उसके बच्चों को याद करके कभी कभी आंसू बहा रोती हैं। आज की कहानी यहीं ख़त्म होती है। बिना अपनी क्षमता, समय और सुविधा का आकलन किए किसी काम की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। कोई भी नया काम या शौक ऊपरी तौर पर जितना आसान लगता है, असल ज़िंदगी में उसे संभालना उतना ही मुश्किल हो सकता है। मैं सरिता अब आपसे विदा लेती हूँ। कल फिर मिलूँगी एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।